हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पार्ट अभी तक पढ़ाए गए हैं सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, रिवीजन भी कर लिया होगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसके बाद उसी से कोरिलेट करता हुआ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट पढ़ा था उसी से कोरिलेट करते हुए हम नया टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस। वहां पे हमने कैपेसिटेंस यानी कि सी का जिक्र किया था जब हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल। कैपेसिटेंस आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बेसिकली किस मटेरियल की? कंडक्टर की। हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में पढ़ लिया था वहां पे। आज थोड़ा सा उसके आगे कैपेसिटर प्रॉपर्टी होगी किसी भी कंडक्टर की टू होल्ड आर स्टोर्ड द चार्जेस। किसको? अब जब कैपेसिटर है, कंडक्टर है, वायर है, लेट अगर हम बात करें आयरन का वायर है या एल्यूमिनियम का वायर है तो वो क्या होल्ड करेगा? ऐसा तो है नहीं कि एक वायर है, तार, और 5 लीटर पानी लेके बैठ जाएगा। नहीं, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो किसकी? चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की, उसी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी हो जाएगी मटेरियल की विच कैन होल्ड आर स्टोर द चार्ज। अब यहां पे बात आता है जो चार्ज स्टोर हो रहे हैं किसी भी बॉडी पे, जब हम चार्ज एक्स्ट्रा डालेंगे, बढ़ाएंगे, चार्ज का जब अमाउंट बढ़ेगा तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो जो चार्ज होते हैं उसका जो पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जब हम चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो Q इक्वल्स टू एक कांस्टेंट वैल्यू आती है C। ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसको हम Q बाई V से रिप्रेजेंट करते हैं और यही होती है क्या? कैपेसिटेंस की वैल्यू। अगर यहाँ पे हम बात करें इनकी यूनिट की तो यूनिट क्या हो जाएगा? अब Q की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। यानी कि ये तो क्या है? चार्ज है, चार्ज पर वोल्ट। तो क्या हो जाएगा ये? कूलम पर वोल्ट। या इसको खोजा था माइकल फैराडे साहब ने और इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण रखा जाता है क्या? फैराडे। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? फैराडे, या फैराड में डायरेक्टली लिखते हैं इसको। अगर यहीं पे हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्वेश्चन ये भी आता है इस पे बेस्ड कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूले की अगर हम बात करें तो Q बाई V, C का क्या है? Q बाई V, और V का डायरेक्टली अगर डायमेंशनल फार्मूला याद है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर नहीं याद है तो हम वर्क डन से निकाल लेते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V। तो V कितना हो जाएगा? वर्क डन अपॉन Q। क्योंकि वर्क डन की यूनिट फाइंड आउट करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो यहां पे अगर हम पुट करेंगे Q अपॉन W अपॉन Q तो Q चला जाएगा ऊपर, तो Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। और यहां पे Q इज अ चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? A और T, क्योंकि Q इक्वल्स टू कितना होता है? I इंटू टी। यहां पे देख लो जरा, Q इक्वल्स टू IT, और I का क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का T, AT हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा AT और इसका भी क्या हो जाएगा? AT। दो चार्जेस हैं अपॉन वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। अगर याद कर पाओगे क्लास 11th का पहला ही चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, वहां पे इसके बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है। ML2T-2 ये होता है वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। अब इन वैल्यूज को यहां पे हम पुट कर देते हैं। तो m ऊपर जाएगा, सबसे पहले m-1 हो जाएगा। l स्क्वायर ऊपर है नहीं तो यहां पे सीधे सीधे जाएगा l-2। अब t की पावर -2 है और ऊपर 2 हैं t ऑलरेडी, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा? t की पावर 4 और a की पावर 2। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आता है तो ये अगर डायरेक्टली याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो निकालने का ये मेथड है, याद रख लेना कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं।
सिंपल कैपेसिटेंस का ये फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जब किसी बॉडी पे चार्ज स्टोर हो जाता है, यानी कि स्टोरेज जो एबिलिटी थी वो तो क्या हो गई, कैपेसिटेंस के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, क्योंकि उसके पास चार्ज आके डिपॉजिट कर गए। और जब चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, लेट अगर ये बात करें, इस पे काफी सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं और इसी अनचार्ज बॉडी के पास इसको कांटेक्ट में लेके आए, और यहाँ पे V कितना, V पोटेंशियल था, यहाँ पे पोटेंशियल 0 था, तो क्या होगा, पोटेंशियल या चार्जेस क्या होंगे, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बंट जाएंगे। अब ये चीज मैटर करेगी कि इसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, एबिलिटी कैसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, उसके रेस्पेक्ट में यहां से पोटेंशियल इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा क्या मूव करती है, करंट। तो यहां से जो चार्जेस हैं ये भी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक कॉमन डिवाइस हम यहीं पे पढ़ते हैं जिसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर आप सभी ने देखा होगा, आपके घरों में पंखों में देखने को मिलता है ज़्यादातर। जब कोई ऐसे इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाते होंगे पंखे में, अगर पंखे की स्पीड स्लो हो जाती है तो बताता है कंडेंसर खराब है, कंडेंसर बदल देते हैं, लाके 50 माइक्रोफैरेड का या 100 माइक्रोफैरेड का या 120 माइक्रोफैरेड का, इस तरह से कई सारी वैल्यूज के साथ ये मार्केट में आते हैं। जब इनको हम पंखे में चेंज कर देते हैं, पुराना वाला अगर डैमेज हो चुका होता है, तो क्या होता है, पंखे की स्पीड बढ़ा देता है। बेसिकली अगर हम कंडेंसर की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज द कंडेंसर, कंडेंसर इज द टू कंडक्टर, कौन से, दो कंडक्टर होंगे, कैपेसिटेंस कैरी कर रहे होंगे, टू कंडक्टर विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फिक्स एंड फॉर्म अ डिवाइस दैट इज कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब क्या है कि दो कंडक्टर अगर एक डिवाइस में अरेंज कर दिया जाए जिनका इक्वल बट अपोजिट चार्ज हो, जैसे ये एक प्लेट हमने बात की, ये पॉजिटिव चार्जेस इक्वल और इधर की तरफ निगेटिव चार्जेस, तो ये क्या है, एक इसको अगर हम एक वायर से दूसरे वायर से कनेक्ट कर देंगे तो ये कैसे वर्क करेगा, एज अ कंडेंसर वर्क करेगा। तो कंडेंसर ये डिवाइस हो जाती है। अगर यहीं पे हम इसको अरेंज कर दें अर्थिंग करा के, तो यहां से जो चार्जेज फ्लो करके अर्थ की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो इस प्लेट पे नेट पोटेंशियल हो जाएगा 0। इसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बारे में बहुत डिटेल में है, अगले पार्ट्स में हम उनको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। बात करते हैं जब कोई कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, तो जब चार्ज हो जाएगा तो उसके पास क्या है, क्यू चार्जेस प्रेजेंट होंगे, तो उसके पास पोटेंशियल तो डिफरेंस आ ही गया है कि पोटेंशियल इंक्रीज किया है, लेकिन कुछ एनर्जी होगी जो इंक्रीज कर रही होगी। तो हम बात कर लेते हैं अभी कि जो पोटेंशियल या चार्ज कैपेसिटर है उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है। तो हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दी चार्ज कैपेसिटर। जो कैपेसिटर चार्ज है, अगर हम लेट एज्यूम करें, बेसिकली अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्म्स में हम कुछ इस तरह से कैपेसिटर का साइन यूज करते हैं। दो पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे से जस्ट अपोज में इकट्ठी होती हैं। अब इसको अगर हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के थ्रू और इसमें चार्ज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसमें चार्ज आ रहे हैं क्यू चार्ज, और लेट एज्यूम करते हैं इसके पास नेट पोटेंशियल पहले से 0 था, यानी कि चार्ज भी इसके पास 0 थे, और जब यहां से V पोटेंशियल सप्लाई किया गया तो इसका पोटेंशियल भी इंक्रीज किया, और पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद V पोटेंशियल तक पहुंच गया। तो यहां पे केस ये हुआ कि जो कंडक्टर है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें पहले पोटेंशियल 0 था, क्यू 0 था, लेकिन एक बैटरी से कनेक्ट करके हमने उसको क्यू चार्ज सप्लाई किया और उसमें V पोटेंशियल फ्लो करने लगा। तो जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, Q अपॉन V, या अगर हम V की बात करें यहां से तो V कितना हो जाएगा, Q बाई C। यहां से अगर हम ध्यान से देखें या अगर पुराना फॉर्मूला हम रिवाइंड कर पाएं तो हमने एनर्जी के रिस्पेक्ट में पढ़ा हुआ है कि डेल्टा U जो होता है ये क्या, Q, वो भी किसमें, डेल्टा में। अगर हमें किसकी वजह से, इस dQ की वजह से निकालना है तो स्मॉल एनर्जी चेंज निकालेंगे। तो स्मॉल एनर्जी चेंज डेल्टा Q इंटू V, क्योंकि QV तो होता है एनर्जी के बराबर। अगर हम यहां पे V की जगह पे रखें Q अपॉन C,
कितना डी क्यू यानी कि डेल्टा क्यू। तो डेल्टा यू हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी डी क्यू के रेस्पेक्ट में। बट अगर हम बात करें कि पूरे के पूरे सप्लाई की ड्यूरेशन में इसमें हम यू निकालेंगे इसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से लेके क्यू चार्ज तक की। हम बात कर रहे हैं किसकी, क्यू चार्ज तक की, कि जीरो से लेके क्यू चार्ज तक हम किसको क्यू बाई सी डी क्यू, यानी कि क्यू को हम क्यू के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा सभी को। जनरल टर्म्स में थोड़ा सा हम यहां पे देख लेते हैं। जब किसी वर्ड में हम क्या इंटीग्रेशन टर्म यूज करेंगे, मैथमेटिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स में भी है, ये 11th क्लास में जनरल मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है, वहां पे ये डिटेल बताई जाती है। इंटीग्रेशन का एक छोटा सा हिस्सा हम देख लेते हैं। जैसे कोई वैल्यू अगर यहां पे लिखी हुई है 5 + 3t, और ये अगर क्या है, वेलोसिटी है, और हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। टाइम कितना, चेंज इन टाइम dt। अगर वेलोसिटी की जगह पे हम ये रखें 5 × 3t एक ब्रैकेट में, और इसको हम किसके, ये t के रेस्पेक्ट में किसको 5 × 3t को क्या करना है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन का सिंपल सा ये एक सिंबल होता है, और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 5 dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t हो जाता है। अगले स्टेप में जो हम बात करते हैं इंटू 3t, इसमें ऑलरेडी क्या है, इंटू नहीं, ये प्लस है, तो प्लस के साथ यहाँ पे 3t, तो 3 तो एज सच ही रहेगा इंटीग्रेशन के केस में, लेकिन t की पावर यहाँ पे कितनी है, एक ऑलरेडी है, एक पावर यहाँ पे और बढ़ जाएगी और अपॉन 2 हो जाएगा ये। तो इस तरह से कुछ सिंपल नियम के साथ मूव करते हैं हम। t की पावर 1 प्लस हो जाती है, और जो टोटल पावर होती है वो नीचे डिवीजन में लिखी जाती है। ये सिंपल सा रूल होता है इंटीग्रेशन का। यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे जब हम जीरो से q के लिए किसको, dq के रेस्पेक्ट में q को, तो c देखो 1/c तो बाहर आ जाएगा, एज सच इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन q और dq के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेटेड वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, q²/2। देखो q ऑलरेडी था, q की पावर कितनी थी, 1, q के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो 1 + 1 पावर ऐड हो जाएगी, 2 हो जाएगा, और अपॉन 2, तो q²/2 कहाँ, जीरो से लेके q तक। अब जब q की वैल्यू अंदर पुट करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1/2c, और ये ऊपर q²। तो जो एनर्जी आई हमारे पास ये कितनी हो जाती है, 1/2 q²/c। अगर हम q की वैल्यू यहां पे रख दें cv, यहां पे चूंकि c = क्या हो जाता है, q/v, तो अगर हम यहां पे c की वैल्यू रखें q/v, तो v ऊपर चला जाएगा। तो यही जो वैल्यू है एनर्जी की ये कितनी हो जाएगी, ये 1/2 है, एज सच ही रहेगा, q² है और q नीचे आ जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, तो q से q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ × qv। एक एनर्जी का फार्मूला ये हो जाएगा, एक एनर्जी का फार्मूला ये हो जाएगा। अगर इस एनर्जी में हम एक और फार्मूला डिराइव करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो q = होता है ये किसके बराबर होता है, q = cv के। तो जब हम इसको यहां पे पुट करेंगे तो u = कितना, q = cv अगर रखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, u इक्वल हो जाएगा 1/2, इसको c² और v² c से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ cv²। ये बहुत आसान फार्मूला है इन तीनों में याद रखने के लिए, क्योंकि ये कोरिलेट करता है आपके काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से, u = हाफ mv²। तो एक कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होगा, पोटेंशियल होगा, डायरेक्टली याद रख सकते हैं हाफ cv²। यूनिट की बात करेंगे तो तीनों कंडीशन में ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, और ये भी, ये किस में हो जाएगा, जूल में। यहां पे देखो जरा, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो ये है एनर्जी हाफ q × v, जबकि हम वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन हमने पढ़ रखा है q × v होता है। अब इसके हिसाब से अगर इसको और फर्दर एक्सटेंड करें तो q²/c हो जाता है, अगर हम कैपेसिटेंस के रेस्पेक्ट में बात करें, या हम इसको लिखें फर्दर तो क्या लिख सकते हैं, cv²। तो एक सिंपल सा पैटर्न यहां पे बन के देखने को मिलेगा कि जो एनर्जी है ये तो वर्क डन के ही बराबर है, लेकिन ये हाफ
और हाफ साथ साथ में लगा है, यानी कि जितना हमने इनपुट दिया होता है, वर्क डन जितना अप्लाइड होता है, उतना हमें एनर्जी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हीट के फॉर्म में 50% एनर्जी लॉस हो जाती है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के टर्म्स में। और ये जो एनर्जी है और वर्क डन का रिलेशन जो देखने को मिलता है, U इक्वल्स टू कितना हो जाता है, वर्क डन अपॉन 2। इसको छोटा सा पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रख लेना। वर्क डन एनर्जी कुछ इस तरह से रिलेट करती है। कैपेसिटेंस मेनली डिपेंड करता है शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर। तो अलग अलग, जैसे अभी हमने प्लेट के बारे में पढ़ा था, अलग अलग शेप जैसे जैसे होगा, अगर सिलेंड्रिकल शेप होगा, अगर सर्कुलर शेप होगा, स्फीयर होगा, स्फीयर का केस भी होगा, तो ओवरऑल हम पाते हैं कि जो शेप और साइज होते हैं कैपेसिटर, उन पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा जो सराउंडिंग मीडियम होता है उसमें चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, उस पर डिपेंडेबिलिटी शोन करता है। और वैक्यूम है या कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ा हुआ है, उस पर डिपेंडेबिलिटी शोन करता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो उसके कांटेक्ट में जो भी दूसरा कोई कंडक्टर लाया जाता है, उस पे भी डिपेंड करता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज, शेप साइज बताएगा। इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक कंडीशन बताएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग शेप स्ट्रक्चर की, जिसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है स्फीयर। एक स्फीयर कुछ इस तरह से स्टैंड पे रखा हुआ है, चार्जेस इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम आइसोलेटेड स्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट, अकेला लोकेट कर रहा होता है। इसका स्फीयर अगर हम बात करें, रेडियस कैपिटल R है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो हमने पढ़ रखा है। स्फेरिकल सेल के लिए जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। और चार्जेस मान लें इन पे कितना है, Q, तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा कितना, Q बाई V। V की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये जो पूरा का पूरा नीचे का हिस्सा है ये ऊपर उठ के चला आएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये देखने को मिलेगा आइसोलेटेड स्फीयर के लिए। कैपेसिटर यूनिट की बात करेंगे तो फैराड इसकी यूनिट होगी। और यहां पे अगर हम बात करें किसी मीडियम में, कि मीडियम हमने चेंज कर दिया है, तो C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R। जब मीडियम, ये किसमें, वैक्यूम में या फ्री स्पेस भी बोलते हैं इसको, और ये किसी भी मीडियम में अगर पुट किया जाएगा तो उस केस में ये देखने को मिलेगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें स्फीयर की, तो क्या हो, कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात कर लेते हैं। एक सेल अगर है स्फेरिकल सेल, तो उसके दो सरफेसेस होंगे, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। किसकी, इनर प्लस आउटर सरफेस सेल। अगर हम यहां पे बात करें इनर और आउटर सरफेस की, तो इसमें दो कंडीशन होंगी। पहली, व्हेन आउटर सर्कल कनेक्टेड टू अर्थ, मतलब अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया गया इसको, आउटर सरफेस को, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, व्हेन इनर स्फीयर या इनर सर्कल कनेक्टेड टू अर्थ वायर। तो यहां पे क्या होगा, इनर सर्किल को लेके गए, अर्थ पे कनेक्ट कर दिए, तो क्या होता है, अर्थ का कनेक्शन कुछ इस तरह से बनाया जाता है, सबसे ऊपर बड़ी लाइन, उससे छोटी लाइन और उससे छोटी, और एटलीस्ट सबसे छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉन कर दी जाती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी, अर्थिंग को प्रॉपरली ड्रॉन करना, इसी तरह से हम अर्थिंग करते हैं किसी वायर की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि आउटर सरफेस को अगर हमने कनेक्ट कर दिया किससे, अर्थ से, लेट एज्यूम करते हैं इसकी जो रेडियस है ये R1 है और बाहर वाले की कितनी, R2। ठीक कंडीशन वैसे ही यहाँ पे भी R1 और R2।
तो इसका तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, इस पे आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा। इसका फार्मूला आपका हो जाएगा, जो C होगा ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर अपॉन R1 माइनस R2। ये आपके पास क्या, इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा। लेकिन इसका जो डेरिवेशन है छोटा सा, ये आपसे पूछा जाता है। यहां पे जो आउटर सरफेस होगी उसके लिए जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। लेकिन इनर सरफेस जब अपोजिट चार्जेज लोकेट कर रहे होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेगी स्फीयर सेल, तो बराबर के चार्जेस बटे होंगे दोनों साइड में, अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, तभी तो ये कैपेसिटर कंडेंसर डिवाइस की तरह वर्क करेगा। तो अब इनर की जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले प्लस के लिए कितना Q/R1 और फिर Q2 कितना प्लस V1 प्लस V2 ही तो होता है ना। तो इस सरफेस के लिए V1 और इसके लिए V2, तो नेट कितना हो जाएगा इनर के लिए, ये प्लस, लेकिन अगला क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। अब देखो जरा यहाँ पे, ये Q के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा क्या हो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R1 R2 तो ऊपर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ये हमारे पास क्या, नेट पोटेंशियल हो जाएगा। और जब नेट पोटेंशियल इतना हो गया तो हमें पता है C इक्वल टू क्या हो जाता है, Q/V। और V जब यहाँ पे रखेंगे तो Q आज सच ही रहेगा, Q की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे अगर रखेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, तो ये पूरी वैल्यू रिवर्सल हो जाएगी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये हमारे पास कैपेसिटर हो जाता है जब हम आउटर सरफेस को या स्फीयर को कनेक्ट करते हैं अर्थ से। जब इनर से कनेक्ट करते हैं तो ये फार्मूला हो जाता है। फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों कंडीशंस में, बट इसको हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। इस पे बेस्ड इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 2023 के 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जो स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल के लिए पूछा गया था। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देंगे साथ में, लेकिन इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है बहुत ही छोटा सा इंफॉर्मेशन था आज कैपेसिटेंस के बारे में, अभी थोड़ा सा और डिटेल हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी तरह का कोई अगर संदेह है या आप सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहाँ पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं हमसे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।